ये बेटाओ, हमने पिछली वीडियो में आपको मानव का प्रकटीकरण, प्रकृति का मानवीकरण, इसके बारे में बताया था। है संभववाद जो विचारधारा है उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई कि संभववाद जो विचारधारा है इसके जनक कौन हैं। सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया। उसके उपरांत फिर हमने अब आपको जो नवनियतिवाद है, कौन सा नवनियतिवाद, उसके बारे में हम आपको अध्ययन कार्य करा रहे हैं। कौन सा वाद, जो नवनियतिवाद है उसके बारे में हम बेटा आपको क्या करा रहे हैं, अध्ययन कार्य करा रहे हैं। अब जो नवनियतिवाद है इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे नवनिश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद, आधुनिक वैज्ञानिक निश्चयवाद, रुको जाओ निश्चयवाद, किसके नाम से, रुको जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद नहीं नितांत पर्यावरण निश्चयवाद, नहीं संभववाद वरन नवनिश्चयवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है मेरे बेटा। किसके नाम जाना जाता है, नवनिश्चयवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। हाँ, तो किस किस नाम से जाना जाता है इसको, आधुनिक निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, नहीं नितांत पर्यावरण निश्चयवाद, नहीं संभववाद वरन नवनिश्चयवाद और नवनियतिवाद। ठीक है, इसके प्रणेता कौन है, ग्रिफिथ टेलर। कौन है, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ ग्रिफिथ टेलर, ये इसके क्या हैं, प्रणेता हैं किसके, नवनियतिवाद के। किसके भैया, नवनियतिवाद के जो प्रणेता हैं वो कौन है बहन भैया, ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं। कौन से महोदय हैं, ग्रिफिथ टेलर। कौन से विद्वान, ग्रिफिथ 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 टेलर। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के रहने वाले हैं मेरे बेटाओ, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ये मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। और इन्होंने इस विचारधारा को कब प्रस्तुत किया था, 1920 में। कब प्रस्तुत किया था, 1920 में प्रस्तुत किया था। कब किया था बेटा, 1920 में प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे देखिएगा। हाँ, यह जो विचारधारा है, यह विचारधारा मानव को न तो प्रकृति में विजय प्राप्त करने और न ही प्रकृति की दास्ता स्वीकार करने करती है, वरन प्रकृति के साथ क्या करती है, सहयोग करती है। इस विचारधारा का मतलब क्या है, इस विचारधारा का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में देखिए। यह जो विचारधारा है, कौन सी विचारधारा, आपकी नवनियतिवाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा, नवनियतिवाद विचारधारा। जो नवनियतिवाद विचारधारा है यह बताती है कि हमें न तो प्रकृति पर दास्ता स्वीकार करनी, हमें न तो प्रकृति की दास्ता स्वीकार करनी है, न ही प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है, वरन प्रकृति के साथ में क्या करना है, सहयोग करना है। वरन प्रकृति के साथ में परस्पर संबंध बना करके उनसे अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त करने हैं। देखो तो इसका अर्थ देख लो आप। मनुष्य को न तो प्रकृति
मनुष्य को न तो प्रकृति पर विजय पाना है, मनुष्य को न तो प्रकृति पर विजय पाना है और न ही प्रकृति की नहीं प्रकृति की दासता स्वीकार करनी है, नहीं प्रकृति की दासता स्वीकार करनी है, वरन प्रकृति के साथ हमें सहयोग करना वरन प्रकृति के साथ हमें सहयोग करना है, वरन प्रकृति के साथ हमें सहयोग करना है। देखो मेरे बेटाओ, मनुष्य को न तो प्रकृति पर विजय पाना है, मनुष्य को प्रकृति पर न तो क्या पाना है, विजय प्राप्त करना है, मनुष्य को न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है, न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है और न ही प्रकृति की दासता स्वीकार करनी है। मनुष्य को देखो, हमें न तो प्रकृति पर विजय पाना है, प्रकृति पर क्या प्राप्ति करनी है, विजय प्राप्त नहीं करनी है हमें। भाई हमारे पास प्रौद्योगिक तकनीकी उपलब्ध हो गई, टेक्नोलॉजी बृहद स्तर पर उपलब्ध हो गई, बढ़िया पैमाने पर हमारे पास तकनीकी ज्ञान है, तो हमें यह नहीं कि इस तकनीकी का उपयोग करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करें, नहीं, हमें प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं करनी है। मनुष्य को न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है और न ही प्रकृति की क्या दासता यानी जानते हो गुलामी, दासता यानी गुलामी, और न ही प्रकृति की क्या करनी है, दासता स्वीकार करनी है। दासता जानते हो गुलामी, हमें प्रकृति की गुलामी भी स्वीकार नहीं करनी है, वरन प्रकृति के साथ में क्या करना है, सहयोग करना है। वरन प्रकृति के साथ हमें यानी मनुष्यों को क्या करना है, सहयोग करना है। यही क्या है, नवनियतिवाद है। अब देखो तुम, मनुष्य को न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब हो गया संभववाद। भाई मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करेगा तो वो कौन सी विचारधारा हो गई, संभववाद विचारधारा। और नहीं प्रकृति की दासता, अगर हम प्रकृति की दासता स्वीकार कर ली तो कौन सा हो गया, पर्यावरण या नियतिवाद कह सकते हो उसको, नियतिवाद। कौन सा वाद, नियतिवाद। वरन प्रकृति के साथ सहयोग करना है, अब प्रकृति के साथ सहयोग करना है तो ये कौन सा होगा, नवनियतिवाद, नवनियतिवाद। ये देख लो आप, मनुष्य को नहीं प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है और नहीं प्रकृति की क्या करनी है, दासता स्वीकार करनी है। क्या करनी है, दासता स्वीकार करनी है। तो यहाँ न तो हमको नियतिवाद को अपनाना है, न ही संभववाद को अपनाना है, वरन किसको अपनाना है, नवनियतिवाद को अपनाना है। नवनियतिवाद में क्या कहा गया है, नवनियतिवाद में कहा गया है मेरे बेटा कि हमें प्रकृति के साथ में सहयोग करना चाहिए और प्रकृति से
उसके साथ सहयोग करके प्रकृति से अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त करने चाहिए। हमें प्रकृति से अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त करने चाहिए। आगे बात सुन में दोबारा से सुन लीजिएगा इस परिभाषा को। मनुष्य को न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है और न ही प्रकृति की क्या करनी है, दासता स्वीकार करनी है, वरन प्रकृति के साथ हमें क्या करना है, सहयोग करना है। वरन प्रकृति के साथ हमें क्या करना है, सहयोग करना है। आगे बात सुन में तो ये जो डेफिनेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, वेरी मच डेफिनेशन आपकी, इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। और नवनियतिवाद के प्रणेता कौन है, ग्रिफिथ टेलर हैं। कहाँ के वासी हैं, ऑस्ट्रेलिया वासी हैं। कब प्रस्तुत किया था, 1920 में इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। अब देखो आगे जो विद्वान हमें ये समझाता है, आगे जो विद्वान है जो भूगोलवेत्ता हैं वो हमें जानकारी देते हैं कि हमें आप हम लोग यानी नगरों में रहते हैं, आप और हम लोग कहाँ रहते हैं, नगरों में रहते हैं। आप और हम लोग कहाँ रहते हैं बहन भैया, नगरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, नगरों में। और नगरों में जो यातायात का नियंत्रण है, नगरों में जो यातायात का जो नियंत्रण होता है वो किसके माध्यम से होता है, नगरों में जो यातायात का नियंत्रण बत्तियों के माध्यम से होता है। चौराहों तिराहों पर जो बत्तियां लगी होती हैं उन बत्तियों के माध्यम से ही क्या होता है, नियंत्रण होता है यातायात का। यातायात का क्या होता है, नियंत्रण। अगर आपने देखा होगा जयपुर में आप गए होंगे तो 5 बत्ती 3 बत्ती 4 बत्ती लगी रहती हैं तो वो संकेत देती हैं, वो क्या देती हैं, संकेत देती हैं। और जैसे आपको जिस प्रकार का संकेत मिलता है रुकने का, रुक करके तैयार रहने का और चलने का, उसी प्रकार से आप अपने वाहन को क्या करते हैं, उन बत्तियों से पार दूसरी जगह ले जाते हैं। उन बत्तियों का जैसे दिशा निर्देश आपको मिलता जाता है तो आप उन चौराहों तिराहों को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, जिससे दुर्घटना न हो, यातायात अवरुद्ध न हो, है ना। नहीं तो अगर ये बत्ती नहीं होती तो ये थोड़ी है कि पुलिस वाले दिन भर ही खड़े रह करके ही समझाते रहे, अब रुक जाओ, अब ये रह जाओ, अब तुम चल दो, अब ये आ जाओ, अब तो इधर से जाओ उधर से आओ। वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा। और आदमी के जब टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो इस प्रकार से मनुष्य को वहाँ पर पूरे दिन भर दोपहरी में खड़े रहना, रात में खड़े थोड़ी रह सके। इस कारण से यानी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। तो यातायात का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, बत्तियों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है भैया, बत्तियों के माध्यम से ही यातायात का क्या होता है, नियंत्रण होता है। क्या होता है, यातायात का नियंत्रण किया जाता है। और आपको बता दूं मैं मेरे बेटाओं कि बड़े बड़े शहरों में जो वाहन चलाने के लिए आपको यानी वहाँ के जो नियम हैं उनको भी जानना अति आवश्यक है। अगर आपने वहाँ के नियमों का पालन नहीं किया तो आपको अनेक प्रकार की परेशानियाँ हो सकती हैं, आपका चालान भी कट सकता है और आप दुर्घटना संभावना में अधिक आ सकते हैं। आगे देखिए, अब देखो लाल बत्ती का अर्थ क्या है, रुकने से है। अब ये जो बत्ती होती हैं, बत्तियाँ, इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। बत्तियों का अर्थ समझ लो आप। नवनियतिवाद में
नवनियतिवाद में बत्तियों का अर्थ, बत्तियों का क्या अर्थ है देखिए नवनियतिवाद में। लाल बत्ती, लाल बत्ती का अर्थ, लाल बत्ती का अर्थ रुकने से है। लाल बत्ती का अर्थ क्या है? रुकने से है। अगर रेड बत्ती हो गई, कौन सी बत्ती? रेड बत्ती। अगर रेड बत्ती हो गई तो आपको उसी जगह पर आपका वाहन रोकना पड़ेगा। और एम्बर, एम्बर, एम्बर यानी पीली बत्ती। एम्बर यानी क्या होता है? पीली बत्ती। और पीली बत्ती का अर्थ क्या है? रुक करके तैयार रहने से। एम्बर बत्ती का अर्थ रुक कर के तैयार रहने से है। रुक कर के तैयार रहने, रुक करके तैयार रहने से है। इसका अर्थ क्या है? रुक करके तैयार रहने से। जैसे ही आपको लाल बत्ती के बाद में कौन सी बत्ती होगी? एम्बर। एम्बर यानी पीली बत्ती। एम्बर यानी क्या होता है? पीली बत्ती होती है। आप समझ लो इनको भी। आपको जब आप शहरों में, आप इंदौर शहर में भी रह रहे हैं, बहुत से गाँवों में रह रहे हैं, फिर भी हमारा काम बड़े बड़े शहरों में पड़ता है, वाहनों को चलाने का काम पड़ता है, तो अपन को जानना जरूरी है। लाल बत्ती का अर्थ क्या है? रुकने से, स्टॉप। और एम्बर बत्ती का अर्थ क्या है? रुक करके तैयार रहने से है। रुक करके अपन को, अब जैसी एम्बर बत्ती हो गई तो तैयार रहना है। अब हम जैसे ही फिर कौन सी? तथा हरी बत्ती का अर्थ चलने से है। हरी बत्ती का अर्थ चलने से है। किससे है? चलने से। लाल बत्ती हो गई तो आपको रुकना है, और पीली बत्ती हो गई तो रुक करके तैयार रहने से है, और हरी बत्ती का अर्थ क्या है? चलने से। जैसे हरी बत्ती हो जाती है, आप अपना जो क्रॉस है, जहाँ पर जो बत्ती लगी हुई हैं, जहाँ पर जो बत्ती लगी हुई हैं और जो संकेत दे रही हैं वो बत्ती हैं, तो उसके बाद में आपको वाहनों को क्या है? अपने जो वाहन है उनको क्रॉस कर लेना है। अपने वाहनों को क्या कर लेना है? क्रॉस कर लेना है। ठीक है। तो इस प्रकार से यानी जो वाहन हैं उनका क्या हो जाता है? आवागमन हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ क्या है यहाँ पर देख लो आप, बहुत अच्छे तरीक़ा से यानी विद्वानों ने इसका अर्थ प्रकृति और मानव के संदर्भ में समझाया है। कैसे? लाल बत्ती का अर्थ रुकने से। इसमें यह बताया गया है कि अगर आपने अत्यधिक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रकृति हमें अत्यधिक क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है, या प्रकृति हमको संकेत दे रही है कि अगर आपने अत्यधिक मात्रा में प्रकृति का दोहन किया तो प्रकृति आपको क्या पहुंचा सकती है? नुकसान पहुंचा सकती है। क्या पहुंचा सकती है? नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे? जैसे
तिराहे पर लगी जो बत्तियां, चौराहे पर लगी जो बत्तियां होती हैं, तिराहे चौराहों पर जो लगी बत्तियां संकेत दे रही हैं कि रेड बत्ती हो गई तो आपको रुकना है। ऐसे अगर आप प्रकृति को छेड़छाड़ ज़्यादा करोगे तो वो संकेत देती है आपको कि अब तो रुक जाओ, लेकिन रुक नहीं रहे लोग। वहाँ प्रकृति का दिन दूनी रात चौगुनी क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, दुरुपयोग कर रहे हैं प्रकृति का। पेड़ों को, खनिज पदार्थों का क्या है? वन संसाधन है, वन्य प्राणी संसाधन है। और यानी जो खनिज पदार्थ हैं जो भूगर्भ से निकाले जाते हैं उनका क्या किया जाता है? अत्यधिक मात्रा में दोहन किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? अत्यधिक मात्रा में लोगों के द्वारा दोहन किया जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये, वेरी मोस्ट टॉपिक है बेटा। हाँ, तो अत्यधिक मात्रा में क्या किया जा रहा है? दोहन। तो कहने का मतलब भाई अगर तुम नहीं रोके तो अगर यहाँ लाल बत्ती रही है, जब नहीं रोके तो एक्सीडेंट होगा, नहीं होगा, दुर्घटना होगी। ऐसे अगर संकेत देती है प्रकृति, और जब भी आप नहीं रोके प्रकृति के द्वारा जो संकेत दिए जा रहे हैं उसको भी आपने नहीं माना तो प्रकृति आपको नुकसान पहुंचाएगी। बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी उद्गार, अनेक जो प्राकृतिक जो आपदाएं घटित हो रही हैं उसमें कौन जिम्मेदार है? मानव ही तो है। प्रकृति का छेड़छाड़ ज़्यादा करेंगे तो प्रकृति नुकसान पहुंचाएगी। संतुलन है जो प्रकृति में बना रहता है वो क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित हो जाएगा। ऐसे ही एम्बर बत्ती का अर्थ क्या है? रुक करके तैयार रहना। जब अगर प्रकृति आपको अनुमति देती है उसके बाद में ही आप उनसे अनेक प्रकार के संसाधनों को क्या करें? प्राप्त करें। अगर जैसे एम्बर बत्ती हो गई तो रुक करके तैयार रहने से कि हाँ हमको अब प्रकृति ने क्या दे, यानी बत्ती ने क्या दे दी हमको? चलने के लिए, तैयार रहने के लिए अनुमति प्रदान की जा रही है। तो प्रकृति आपको जो संकेत देती है, जैसे पेड़ में फल आता है तो फल आ रहा है, अब वो पक गया है तो पक करके तैयार हो रहा है तो उसको आप तोड़िए, खाइए। ये नहीं कि कच्चा फल है उसको तोड़ रहे हैं, या पेड़ है ये काट के यार अपन तो पीछे यार उगा लेंगे, या मतलब इससे होगा क्या है? गलत बात है। तो छोटा पेड़ है, आप चाहते हैं यार कि ये छोटे पेड़ में फल आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है। और आप जब उसको साल 2 साल उसको सहज मतलब संरक्षण करेंगे फिर नहीं आए तो उसको काट देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ऐसे ही एम्बर बत्ती रुक करके तैयार रहने के, अगर आपको जो संकेत एम्बर बत्ती का मिल गया तो रुक करके तैयार रहो आप। जैसी प्रकृति भी संकेत देती है कि अब आप हमसे क्या करें? अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त करें। ऐसे हरी बत्ती का अर्थ क्या है? चलने से, यानी प्रकृति के साथ में मनुष्य को साथ साथ चलना है, उसका सहयोग करना है। ठीक है ना? आगे देखो। तो इन बत्तियों से हमें यह जानकारी मिलती है कि अगर हमने प्रकृति का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया तो प्रकृति हमें क्या पहुंचा सकती है? नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि तीर से चलने वाले जो वाहन होते हैं, चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी दुर्घटना संभव है, असंभव नहीं संभव है। भाई जब 150 की स्पीड पर आप अपने कारें चला रहे हैं, 100-125 पे मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो एक्सीडेंट तो होगा ही। ऐसे आप प्रकृति का दिन दूनी रात चौगुनी आप क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं, तो प्रकृति नुकसान तो पहुंचाएगी। तो कहने का मतलब है कि हम संभावनाओं को जन्म देते हैं और उन संभावनाओं को जन्म दिया जाता है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। हम संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अगर हमने उस समय संभावनाओं को व्यक्त करते समय ही प्रौद्योगिक तकनीक का उपयोग नहीं किया और प्रौद्योगिक तकनीक का उपयोग नहीं करने की वजह से हम अन्य जो विकसित जो देश हैं, जो अत्यधिक मात्रा में
यानी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं या जो हमसे विभिन्न क्षेत्रों में क्या हैं, अग्रणी हैं, विभिन्न क्रियाकलापों में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम क्रियाकलापों में क्या हैं, अग्रणी हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनसे हम क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो हमें प्राकृतिक नियमों की देखो हमें क्या करना चाहिए, प्राकृतिक नियमों की अनुपालना करनी चाहिए। हमें प्राकृतिक नियमों क्या करनी चाहिए बेटा, अनुपालना करनी चाहिए। हमारे द्वारा जो प्राकृतिक नियम हैं उनकी क्या करनी चाहिए, अनुपालना करनी चाहिए। और जैसा प्रकृति चाहती है, प्रकृति हमें संकेत देती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रकृति के साथ में सहयोग करना है। और इस विचारधारा का संशोधन कब हुआ था, 1948 में। जो नवनियतिवाद विचारधारा है, नवनियति बाद विचारधारा, नवनियतिवाद जो विचारधारा है, इसमें जो संशोधन हुआ, इसमें जो संशोधन हुआ वो संशोधन कब हुआ था, 1948 में। इसमें संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया भैया, संशोधन। प्रस्तुत कब किया गया था इसको, 1920 में। 1920 में इसको प्रस्तुत किया गया था और इसमें संशोधन कब कर दिया था, 1948 में। आगे बात समझ में। आज के लिए इतना ही। अगले कल वीडियो में आपको आगे टॉपिक समझाया जाएगा। जो अपन की विचारधाराएं हैं उनके बारे में, मानव भूगोल की जो 3 विचारधाराएं हैं उनके बारे में आपको हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और आप बेटा सभी विषयों को लगातार घर पर पढ़ते रहना है, लगातार अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। आपको अपना जो समय है वो बर्बाद नहीं करना है। एग्ज़ाम की तैयारी आपको बहुत ही बेहतर तरीक़ा से करनी है। अब आप ऐसे मत सोचना कि एग्ज़ाम नहीं लगे, अब तो ज़रूर लगेगी अगला जो अपना आगे सत्र के हिसाब से।